रहीम स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। कैटसन के चैप्टर नंबर 9 को सिंपैथेटिक को हम मुख्तलिफ सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन, यानी कि डायरेक्ट एक्टिंग है या इनडायरेक्ट एक्टिंग है, और दूसरा रिसेप्टर्स की बेस पे भी क्लासिफाई करते हैं कि भाई अल्फा पे काम कर रहा है, बीटा पे या डोपामीन पे। तो ये उन्होंने एक क्लासिफिकेशन दी हुई है। इस क्लासिफिकेशन को याद करने के लिए हमने ये एक तस्वीर बनाई थी। हमें पता है अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं, उसमें अल्फा 1 भी होता है, अल्फा 2 भी होता है। इसी तरह बीटा रिसेप्टर होते हैं, उनमें बीटा 1 भी होता है, बीटा 2 भी होता है। इस चैप्टर में हमने सिंपैथेटोमिमेटिक्स पढ़ने हैं, यानी कि जो एगोनिस्ट है, जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कॉज करवाते हैं, जो इंक्रीज करते हैं। ठीक होगी बात। सबसे पहले अल्फा में 2 क्लोन नजर आ रहे होंगे आपको। तो अल्फा 2 का जो ड्रग है उसका नाम है क्लाउन से क्लोनिडीन, और फिर इनके दरमियान में एक फिनाइल की बोतल आ रही है। तो अल्फा 1 जो होता है उसका नाम होता है फिनाइल एफ्रीन। ठीक है, अल्फा 1 एगोनिस्ट फिनाइल एफ्रीन, अल्फा 2 एगोनिस्ट क्लोनिडीन। और अगर आपसे पूछूं नॉन सिलेक्टिव अल्फा एगोनिस्ट कौन से होते हैं, तो नॉर एपिनेफ्रीन नॉन सिलेक्टिव अल्फा एगोनिस्ट होते हैं। फिर अगर हम बीटा की तरफ आए तो बीटा 1, ये आप देखते हैं एक बीटा वाला डब्बा पकड़ा हुआ है इसने, तो 2 ब्यूटामीन होता है हमारे पास बीटा 1 एगोनिस्ट, और 2 पेट्रोल के कतरे निकल रहे हैं इसमें से। तो बीटा 2 एगोनिस्ट पेट्रोल से एल्बिट्रॉल, आइसोप्रोटेनॉल, इस तरह के बहुत से सैलमेट्रोल वगैरह होते हैं। ठीक होगी बात। आइसोप्रोटेनॉल तो वैसे नॉन सिलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट होता है, लेकिन बाकी जो है एल्बिट्रॉल, फॉर्मेट्रॉल, सैलमेट्रॉल, इंडाकेट्रॉल, ओलोडेंट्रॉल, ये सारे आपके पास बीटा 2 सिलेक्टिव ही होते हैं। तो ये थोड़ी बहुत हम क्लासिफिकेशन देख ली। उसके अलावा अगर मैं डोपामीन रिसेप्टर्स का बताऊं तो D1 को स्टिमुलेट करने वाले का नाम होता है फिनेल्डोपैम। यहाँ पे और तो नहीं बताया उन्होंने। फिर यहाँ पे थोड़े बहुत ड्रग्स का जिक्र कर रहे हैं जनाब वाली। एपिनेफ्रीन कौन सा ड्रग है भाई? एपिनेफ्रीन अल्फा 1 को भी स्टिमुलेट करता है, अल्फा 2 को भी, बीटा 1 को भी, बीटा 2 को भी, तकरीबन सबको कर रहा है। ठीक है। आइसोप्रोटेनॉल आपको पता है कि खासतौर पर बीटा के चक्कर में आता है, पेट्रोल वाली जगह पे आ जाना, तो ये बीटा सिलेक्टिव होते हैं। जबकि जो आपका फिनाइल एफ्रीन है वो आपके पास फिनाइल की बोतल से जेन में आ जाना चाहिए आपको, अल्फा एगोनिस्ट है। ये तो बात आपको समझ में आ गई। डोपामीन को उन्होंने कहा कि डोपामीन खासतौर पे सिर्फ जो डोपामीन है ये डोपामीन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है। मैंने आपको बताया अगर सिर्फ D1 का पूछें तो फिर आपने बताना फिनेल्डोपाम, लेकिन अगर वैसे डोपामीन रिसेप्टर पूछें यानी कि D1, D2, D3 ओवरऑल पूछे तो फिर डोपामीन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है। और डोपामीन अगर ज्यादा डोज में दे तो वो बीटा रिसेप्टर्स को भी स्टिमुलेट करता है, और अगर बहुत ज्यादा डोज में दे तो फिर वो अल्फा को भी स्टिमुलेट करता है। तो रूल है हमारे पास बीटा बिफोर अल्फा। ठीक है, पहले बीटा को, फिर और ज्यादा डोज देने पे अल्फा को भी इफेक्ट करेगा। इस टेबल को हम देखें तो हमने मुख्तलिफ रिसेप्टर्स की मुख्तलिफ लोकेशंस को इसमें स्टडी करना है। हमारे पास अल्फा 1 बेसिकली जो अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं ना वो मेनली ब्लड वेसल्स पे होते हैं, और बीटा का मेन काम हार्ट पे होता है। ठीक है, तो बीटा हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं और बाकी हर चीज़ को रिलैक्स करवा रहे हैं, जबकि अल्फा जो होते हैं वो तकरीबन हर चीज़ को कंस्ट्रक्ट करवा रहे होते हैं। याद करने के लिए मैंने एक तस्वीर बनाई थी वाली। अल्फा 1 में आपने ये देख लिया, अल्फा 1 नंबर 1 ब्लैडर में होते हैं, ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि यूरिन पास ना हो सके। उसके अलावा ब्लड वेसल्स में ये सीसॉ बनाया मैंने। ठीक है, ये दरमियान में ये सारे सीसॉ है, तो दरमियान में जो डंडा ये ब्लड वेसल है, तो ब्लड वेसल्स में वेजो कंस्ट्रिक्शन कॉज करते हैं अल्फा 1 का बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि वो वेजो कंस्ट्रिक्शन कॉज कर रहे होते हैं हमारी आर्टेरियोज में, वेन्स में वगैरह वगैरह। आइज के अंदर अल्फा 1 मौजूद होते हैं, ये पेपर को डायरेक्ट करने में रोल प्ले कर रहे होते हैं, मिड्रियासिस करवा रहे होते हैं, और पाइलो इरेक्टर स्मूथ मसल में अल्फा 1 होते हैं। उसके अलावा मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स में इजैकुलेशन भी अल्फा 1 करवाते हैं। ये हो गया आपके पास अल्फा 1। अल्फा 2 रिसेप्टर याद करने के लिए नीचे जो डायग्राम पे आ जाएं आप। इसमें सबसे पहले तो ये नर्व एंडिंग्स ये दरख्त बनाया है मैंने, ये नीचे नर्व एंडिंग्स हैं, तो अल्फा 2 नर्व एंडिंग्स में होते हैं, इनहिबिट कर रहे होते हैं। थोड़ी बहुत ब्लड वेसल्स में भी होते हैं। उसके अलावा ये पत्ते आपको पैंक्रियास की तरह के लग रहे होंगे, तो पैंक्रियास में बीटा सेल्स को स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। बेसिकली ये इंसुलिन की फॉर्मेशन को इनहिबिट करते हैं। अच्छा, फिर आपके पास ये जो ब्लैक और ब्लू कलर के फल लगे हुए हैं, तो ये आपके पास एडिपोसाइट्स हैं क्योंकि लाइपोलाइसिस को भी इनहिबिट करते हैं, और ये प्लेटलेट्स है क्योंकि प्लेटलेट एग्रीगेशन भी कॉज करवाते हैं आपके पास अल्फा 2। ये आपके पास सारे अल्फा 2 के फंक्शंस हो गए, यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। बीटा 1 की बात की जाए तो बीटा मैंने आपको बताया मेन काम होता है हार्ट। बीटा 1 सिर्फ हार्ट और किडनी में पाया जाता है, हार्ट रेट को इंक्रीज कर रहा है, किडनी में रेनिन की रिलीज को इंक्रीज कर रहा है। और बीटा 2 को अगर आप देखें तो वो इस डायग्राम से को याद हो जाएंगे। नंबर 1 लिवर के अंदर ग्लाइकोजिनोलाइसिस को बढ़ाता है। नंबर 2 एयरवेज में ये वेजोडाइलेशन, इनको मतलब डायलेशन करवाता है। फिर यूट्रस में आप देखते हैं ये प्रीमेच्योर लेबर को खत्म करने के लिए यूट्रस को रिलैक्स वगैरह करता है। फिर यहाँ पे डोले बने हुए हैं, तो ये स्केलेटल मसल्स में भी होता है, स्केलेटल मसल्स को भी स्टिमुलेट करेगा, ट्रेमर्स कॉज करवाएगा। फिर ये छोटी छोटी सी ब्लड वेसल्स हैं, तो ये कुछ ब्लड वेसल्स में वेजोडाइलेशन कॉज करवाता है। ये देख रहे हैं ना, ज़्यादा डायलेशन करवा रहा है, यूट्रस की डायलेशन करवा रहा है, एयरवे की डायलेशन करवा रहा है, वेजो भी डायलेशन करवा रहा है। और फिर पैंक्रियास में होता है, यहाँ पे ये इंसुलिन की रिलीज को इंक्रीज करने के लिए पैंक्रियास में शो किया हुआ है। और हार्ट में तो ज़्यादा होते ही होते हैं, बीटा 1 और बीटा 2 वो हार्ट में तो बहरहाल होते ही होते हैं। और बीटा 3 का उन्होंने जिक्र किया है। पहली बात है हार्ट में तो बीटा 3 का भी इफेक्ट होगा, लेकिन बहरहाल बीटा 3 मेनली लाइपोलाइसिस को इनहिबिट करने में, स्टिमुलेट करने में रोल प्ले कर रहे हैं। अगर मेटाबॉलिक इफेक्ट्स की बात की जाए तो ओवरऑल अल्फा वाले जो होते हैं वो तकरीबन सारे हार्मोन्स को इनहिबिट कर रहे होते हैं, और बीटा वाले सारे हार्मोन्स को स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। जैसे कि अल्फा वाले जो होते हैं इंसुलिन को इनहिबिट करते हैं, रेनिन को इनहिबिट करते हैं, लाइपोलाइसिस को इनहिबिट करते हैं। जबकि जो बीटा वाले हैं रेनिन को स्टिमुलेट कर रहे हैं, इंसुलिन को स्टिमुलेट कर रहे हैं, लाइपोलाइसिस को स्टिमुलेट कर रहे हैं। ओके बात।
डोपामिन D1 जो होते हैं वो खास तौर पर रीनल जो स्प्लैंक्टन मसल होती है उनको डायरेक्ट करने में रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब हम आते हैं इनके मोड ऑफ एक्शन की तरफ। दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट एक्टिंग होते हैं जो डायरेक्टली जाकर रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं, एक इनडायरेक्ट एक्टिंग होते हैं जो कि नॉरएपिनेफ्रिन का रीअपटेक इनहिबिट करते हैं या नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट एक्टिंग में आते हैं हमारे पास एम्फेटामीन वगैरह, एम्फेटामीन डेरिवेटिव्स और टायरामीन वगैरह। कोकेन भी आते हैं जो कि एंटी डिप्रेसेंट है। बात बेसिकली ये इनको जो है ना ये रीअब्जॉर्प्शन जो होती है यानी कि डैट के थ्रू जो डोपामिन की रीअब्जॉर्प्शन होनी होती है या एनएटी के थ्रू जो नॉरएपिनेफ्रिन की रीअब्जॉर्प्शन होती है उस रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं। माओ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। तो अगर किसी इंसान ने माओ इनहिबिटर्स खाए हुए हैं इसका मतलब ज़्यादा नॉरएपिनेफ्रिन उसके वेसिकल्स के अंदर स्टोर हुई है, यानी कि माओ इनहिबिटर्स भी इनके एक्शन को स्टिमुलेट करेंगे, इनके एक्शन को हेल्प करेंगे। इसी तरह कॉम्ट इनहिबिटर्स भी हेल्प करते हैं। वैसे कॉम्ट इनहिबिटर्स हम पार्किंसन डिजीज को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। केमिस्ट्री ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें, जितनी नेचुरली अकरिंग कैटेकोलामाइंस होते हैं, एक तो ये बात है कि वो फॉरन रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, पता ही है आपको, ये एनएटी के थ्रू, डैट के थ्रू, तो ये हमारे जो नर्व टर्मिनल होते हैं उनमें रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि ये ब्रेक हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस माओ। ठीक है, इनको माओ ब्रेक कर जाता है। तो चूंकि ब्रेक कर जाता है इसलिए इनको ओरली कभी भी नहीं खाते, हमेशा जब भी लेते हैं ये वाले ड्रग्स पारेंटली लेते हैं। और दूसरा चूंकि उन्होंने रीअब्जॉर्ब हो ही जाना है तो इसलिए ये बहुत शॉर्ट एक्टिंग होते हैं। अलबत्ता आइसोप्रोटेरेनॉल एक सिंथेटिक कैटेकोलामाइन है, इसलिए इसका थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन इतनी जल्दी नहीं होता, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग एक्टिंग होता है। बहरहाल ब्रेक डाउन नहीं होता इसलिए हम इनको ओरली खा सकते हैं। ठीक है, ब्रेक डाउन का ओरली से ताल्लुक है और रीअपटेक का शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म से ताल्लुक है। तो रीअपटेक इनका भी होगा, इसलिए हैं ये भी शॉर्ट टर्म ही, लेकिन चूंकि ये उस तरह से मेटाबोलाइज नहीं होते इसलिए हम ओरली इनको दे सकते हैं। सीएनएस में पेनिट्रेशन एंड कैटेकोलामाइन वगैरह की एज सच नहीं होती। सीएनएस में पेनिट्रेशन होती है हमारे इनडायरेक्ट जो एक्टिंग होते हैं, यानी कि फिनाइल आइसोप्रोपाइलामीन या एम्फेटामीन्स। ठीक है, ये जो टायरामीन पड़ा था, ये सारे जो होते हैं ना, इनकी सीएनएस से पेनिट्रेशन होती है। इनका माओ भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता, ये माओ से भी रेजिस्टेंट होते हैं। इसका मतलब है कि ये आप ओरली भी दे सकते हैं और इनकी रीअब्जॉर्प्शन भी नहीं होती। इसका मतलब है कि ये लॉन्गर लास्ट भी कर रहे होते हैं। अलबत्ता टायरामीन जो है वो थोड़ा बहुत माओ से इनहिबिट हो जाता है, माओ को तोड़ता है। और याद रखने वाली बात यह कि टायरामीन फर्मेंटेड फूड्स में पाया जाता है, तो अगर कोई बंदा माओ इनहिबिटर खा रहा है और साथ उसने फर्मेंटेड फूड्स खा लिए तो टायरामीन का एक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि नॉरएपिनेफ्रिन वगैरह बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाएगी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो ये तो याद करना इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है हमारे पास। आपको याद होगा पहले हमने एम रिसेप्टर भी पढ़े थे, M1, 2, 3। इनको याद करने के लिए मैंने आपको बताया था M1 में होता है GQ, फिर I, फिर Q, फिर I, फिर Q। ठीक है, इस तरह से आपके पास सीक्वेंस था। M1 में GQ, फिर GI, फिर GQ, फिर G, इस तरह था। इसी तरह अल्फा 1 में भी GQ होता है और अल्फा 2 में जो होता है वो GI होता है। सही होगी बात। तो ये भी M की तरह सिमिलर से ही है। GQ में आपको पता होता है बेसिकली क्या है। GQ का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि इसकी जो अल्फा पार्ट होता है प्रोटीन का, G प्रोटीन का जो अल्फा पार्ट होता है वो फॉस्फोलिपेज C को एक्टिवेट करता है। फॉस्फोलिपेज C एक तो डैग फॉर्म करवाता है, डायसल्फाइड, और दूसरा इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट फॉर्म करवाता है। डैग जो होता है वो आपके कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है और इनोसिटोल जो होता है ये कैल्शियम का इन्फ्लक्स करवाता है। ओके की बात। GI हमेशा साइक्लिक AMP को इनहिबिट करेगा और इस तरह से काम करेगा। अगर डोपामीन रिसेप्टर को देखा जाए तो इसमें भी जो D2 होता है वो G इनहिबिटरी ही है। सही के बाद अलबत्ता D1 जो होता है वो GS है, G स्टिमुलेटरी है, GQ नहीं है बल्कि GS स्टिमुलेटरी है। और बीटा वाले तो सारे ही बीटा 1 और 2 और 3 हो गए तो सारे ही स्टिमुलेटरी होते हैं, सारे साइक्लिक AMP को इंक्रीज करते हैं और स्मूथ मसल्स को आमतौर पर रिलैक्स करवा रहे होते हैं, कार्डियक मसल को कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर रहे होते हैं। सारे बीटा ही आपने देखा स्मूथ मसल को, एयरवे को रिलैक्स कर रहे हैं, यूट्रन को रिलैक्स कर रहे हैं, ये सारे काम कर रहे होते हैं। बीटा रिसेप्टर्स जो होते हैं ना वो ऑल्दो GS पे एक्ट कर रहे होते हैं लेकिन वो G प्रोटीन के बगैर भी कभी एक्शन कर लेते हैं ड्यू टू द बीटा अरेस्टिन। और ये जो बीटा अरेस्टिन वाला काम है इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं बायस्ड एगोनिज्म। तो ये वाली बात है जो कि यहाँ पे सारी डिस्कस कर ली थी, बायस्ड एगोनिज्म डिस्कस कर लिए। अब हम आते हैं सिंपैथेटोमिमेटिक्स के ऑर्गन सिस्टम इफेक्ट्स क्या होते हैं। कैटेकोलामाइन तो हमने कहा था सीएनएस में एंट्री नहीं हो पाते तो इसलिए सीएनएस में उनको तो खास इफेक्ट्स होंगे नहीं, लेकिन जो इनडायरेक्ट एक्टिंग थे, ये एम्फेटामीन हो गए, एंटी डिप्रेसेंट्स हो गए, इनके सीएनएस में बहरहाल इफेक्ट्स होते हैं। तो ये सीएनएस में जाते हैं, ये सीएनएस में थोड़ी बहुत टॉक्सिटीज भी कॉज कर रहे होते हैं, एग्रेसिवनेस, पैरानोया, सीजर्स भी कॉज कर देते हैं, कोकेन की वजह से भी सीजर्स हो जाते हैं। उसके अलावा अभी कोकेन आपको पता ना नशे के तौर पर यूज होता है, तो होता बेसिकली ये ब्रेन में कुछ प्लेयर एरियाज होते हैं, जैसे कि ये वेंट्रल टेगमेंटल एरिया होगा जहाँ पे इंसान को बड़ा मजा आता है। अब प्लेयर एरियाज में डोपामीन के रीअपटेक को इनहिबिट कर देता है कोकेन। अब जब डोपामीन का रीअपटेक नहीं होगा तो डोपामीन ज़्यादा देर तक रहेगा, बंदे को बड़ा मजा आता रहेगा। तो ये आपके पास बेसिकली सीएनएस में इनके इफेक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से लोग कोकेन के एडिक्ट हो जाते हैं। तो एक तो बात यह है कि इसके ऊपर डिपेंडेंस हो जाती है कि नहीं, लोग एडिक्ट हो जाते हैं, और दूसरी आहिस्ते आहिस्ते टॉलरेंस डेवलप होती है। तो बंदा कहता है मैंने और ज़्यादा डोज खानी है, ज़्यादा बड़ी डोज खानी है, क्योंकि पिछली डोज से अब असर होना बंद हो जाता है, बॉडी टॉलरेट करना शुरू हो जाता है छोटी डोजेस को।
अल्फा 2 सिलेक्टिव की बात की जाए तो जो हमारे पास क्लोनिडीन जो अल्फा 2 सिलेक्टिव होते हैं, इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर इनको ओरली दिया जाए सिर्फ तब ये सीनस में जाते हैं, अगर पैरेंटली दिया जाए तब ये सीनस में नहीं जाते। ठीक है, ओरली देंगे तो सीनस में जाएंगे, पैरेंटली देंगे तो सीनस में नहीं जाएंगे। अगर सीनस में जाएंगे तो सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन को कम कर देंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि नर्व टर्मिनल्स में होते हैं, ये आपको याद होगा, नर्व टर्मिनल्स में होते हैं, नर्व टर्मिनल्स में जाकर इनहिबिट करते हैं ये। ठीक है, तो अगर ओरली दिया तो ये सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनहिबिट करेंगे, वेजोडाइलेशन कॉज करवा देंगे। और अगर इनको पैरेंटली दिया जाए तो फिर ये वेजोकंस्ट्रिक्शन कॉज करवाते हैं, क्योंकि ये कुछ ना कुछ ब्लड वेसल्स में भी होते हैं, याद है ना, कुछ ना कुछ ब्लड वेसल में भी होते हैं और ये वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाते हैं। ठीक है, तो ये ओरली और आईवी देंगे, इस पर डिपेंड करता है कि ये सीनस में जाएंगे या नहीं जाएंगे। आई में देखा जाए तो दो तरह की चीज़ें हैं, एक प्यूपल को देखना है आपने, दूसरा अपने एक्वस ह्यूमर को देखना है, यानी कि जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है उसको देखना है। तो प्यूपल को तो ये डायलेट करते हैं लेकिन साइक्लोप्लेजिया कॉज नहीं करवाते। तो फिनाइलेफ्रिन वगैरह यानी कि अल्फा 1 एगोनिस्ट जो होते हैं वो प्यूपल को डायलेट करेंगे, मिड्रेसिस कॉज करेंगे, साइक्लोप्लेजिया नहीं करेंगे। वो कौन है जो कि मिड्रेसिस भी करता है, साइक्लोप्लेजिया भी, एंटीमस्क्रीनिक्स, एट्रोपिन वगैरह। ठीक है, ये मिड्रेसिस करवाते हैं लेकिन साइक्लोप्लेजिया नहीं करवाते। उसके अलावा ये इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को कम करते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से करते हैं। जो नॉन सिलेक्टिव अल्फा होते हैं वो ड्रेनेज को बढ़ा के कम कर देते हैं प्रेशर को, और जो अल्फा 2 सिलेक्टिव होते हैं वो प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर कम करते हैं, इस वजह से कम करते हैं प्रेशर को, लेकिन ओवरऑल प्रेशर को कम करते हैं, ग्लोकोमा को ट्रीट करने में रोल प्ले कर रहे होते हैं। ब्रोंकाई को तो उन्होंने डायलेट करना है, सीधी सी बात है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को रिलैक्स करते हैं, अल्फा रिसेप्टर बीटा रिसेप्टर भी दोनों ही, सीधी सी बात है। ब्रोंकाई में अलबत्ता बीटा रिसेप्टर का ज़्यादा काम होता है, आपको याद होगा ये बीटा 2 रिसेप्टर ब्रोंकाई में ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। फिर हम आते हैं जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट की तरफ। इसमें भी दो चीज़ें हैं, एक तो फीमेल को यूट्राइन वगैरह, और दूसरा आपने ब्लैडर को देखना है। सीधी सी बात है, ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं तो यूरिन को रोकने में रोल प्ले करेंगे, और इसी तरह से फीमेल्स के अंदर यूट्राइन रिलैक्सेशन करवाते हैं। बस आगे चलते हैं वाली वैस्कुलर सिस्टम की तरफ चलते हैं। अल्फा 1 एगोनिस्ट ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करवाने में मेन रोल प्ले करना है। जब भी ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करवाएंगे इसका मतलब है कि प्रेशर को ये रेज करेंगे। जब बॉडी में प्रेशर इंक्रीज करता है तो रिफ्लेक्स के तौर पे हार्ट रेट स्लो होना शुरू हो जाता है। तो एक तो आपने देखा इंक्रीज पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस, विनस प्रेशर वगैरह इंक्रीज हो गया, और बॉडी ने फिर एज अ कंपनसेटरी रिस्पॉन्स ब्रेडिकार्डिया करवा दिया है। तो ये तो है अल्फा 1 एगोनिस्ट में। अल्फा 2 एगोनिस्ट में क्या होगा, ये बड़ी यूनिक, मैंने दोबारा बता रहा हूँ, ये वो ड्रग्स हैं जिनका ओरली कुछ और असर होता है, आईवी कुछ और असर होता है। अगर ओरली देंगे तो ये सीनस में जाएंगे और वेजोडाइलेशन कॉज कर देंगे, और अगर इनको आईवी देंगे तो ये वेजोकंस्ट्रिक्शन कॉज करेंगे। बीटा एगोनिस्ट हार्ट को हमेशा स्टिमुलेट करने में रोल प्ले कर रहे होते हैं और ब्लड वेसल को डायलेट करवाते हैं। नोटेड डाउन, बीटा एगोनिस्ट ब्लड वेसल्स को डायलेट करवा रहे हैं, जबकि ये कंस्ट्रक्ट करवा रहे थे। तो बीटा एगोनिस्ट होते हैं ब्लड वेसल को डायलेट करवाते हैं और हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करते हैं। जब ये हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करेंगे तो कार्डियक स्टिमुलेंट्स हैं, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, आर्टेरियल टोन बढ़, ये चीज़ें हैं, आसान चीज़ें हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। डोपामीन की बात की जाए खासतौर पे किडनीज की ब्लड वेसल को डायलेट करने में रोल प्ले कर रहा होता है, इसलिए रीनल फेलियर अगर हो हाइपोवोलेमिक शॉक के साथ तो आप डोपामीन देते हैं। ठीक है, रीनल फेलियर अलॉन्ग विद हाइपोवोलेमिक शॉक, उसमें डोपामीन देते हैं, और डोपामीन की ज्यादा डोज दी तो बीटा इफेक्ट्स आएंगे, बहुत ज्यादा डोज दे दी तो अल्फा इफेक्ट्स भी आना शुरू हो जाएंगे। कोई बड़ी बात है, बीटा बिफोर अल्फा। हार्ट की बात की जाए तो हार्ट में सीधी सी बात है, सिर्फ जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं वो हार्ट की हर चीज़ को बढ़ाते हैं। बीटा 1 की बात की जाए तो वो तो हार्ट रेट को बढ़ाते हैं, जिसको हम कहते हैं आइनोट्रोपिक इफेक्ट्स। हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, कार्डिक फोर्स को, उसको हम कहते हैं क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट्स। और उसके अलावा एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड में जो कंडक्शन होती है उसकी वेलोसिटी, कंडक्शन वेलोसिटी भी बढ़ाता है, जिसको हम कहते हैं ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट्स। ओके ओके बात। नेट कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट की बात की जाए तो अब इसको हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। जो अल्फा 1 एगोनिस्ट होते हैं, चूंकि ये वेजोकंस्ट्रिक्शन करवा रहे हैं तो सीधी सी बात है, अब देखो इसमें आपको पता होना चाहिए, 3 फैक्टर्स को पहले पता होना चाहिए। एक होता है डायास्टोलिक प्रेशर। डायास्टोलिक प्रेशर का मतलब होता है कि जिस वक्त हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है उस वक्त क्या प्रेशर है, उसको हम कहते हैं डायास्टोलिक प्रेशर। तो ये मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ मिसाल के तौर पर जनाब वली, ये हमारे पास नीचे वाला जो है ये होगा डायास्टोलिक प्रेशर और ये ऊपर वाला होगा सिस्टोलिक प्रेशर। अब यहाँ पे हमने दे दिया अल्फा 1 एगोनिस्ट। जैसे अल्फा 1 एगोनिस्ट देंगे जारी बोलते वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी। डायास्टोलिक प्रेशर किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, वेजोकंस्ट्रिक्शन वेजोडाइलेशन पे। वैसे हार्ट रेट पे भी डिपेंड करता है, लेकिन मेनली डायास्टोलिक प्रेशर वेजोकंस्ट्रिक्शन वेजोडाइलेशन पे डिपेंड करेगा, याद रखना। सिस्टोलिक प्रेशर किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, वेजोकंस्ट्रिक्शन वेजोडाइलेशन पे और हार्ट की स्टिमुलेशन पे, दोनों चीज़ पर डिपेंड करता है सिस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन, मैं एक बार लिख देता हूँ, सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है और आपके हार्ट पे भी डिपेंड करता है कि वो किसी जोर से कंट्रैक्शन वगैरह करवा रहा है। तो अल्फा 1 ने क्या करवाया, सीधी सी बात है वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाते हैं, जिसकी वजह से डायास्टोलिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है और सिस्टोलिक भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज ही हो जाता है। जाहिर सी बात है क्योंकि पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस तो इंक्रीज हो रही है ना, तो सिस्टोलिक प्रेशर भी बढ़ जाएगा। अलबत्ता ये जो डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायास्टोलिक है इसको हम नाम देते हैं पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर सिर्फ तब बढ़ता है अगर हार्ट बहुत जोर से कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू होता है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज कर जाए, फिर हम कहते हैं भाई पल्स प्रेशर बढ़ गया है, यानी कि डायास्टोलिक और सिस्टोलिक में फर्क बहुत बढ़ गया है। हार्ट जोर से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि डायास्टोलिक के वक्त काफी कम था लेकिन सिस्टोलिक के वक्त काफी ज्यादा हो गया है। तो पल्स प्रेशर जाहिर सी बात है जो बीटा एगोनिस्ट होते हैं जो कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाते हैं वही काम करते होंगे पल्स प्रेशर पे।
एनीवेज हमारे वाली ये तो आपने देख लिया डायस्टोलिक पे क्या इफेक्ट हुआ, सिस्टोलिक पे क्या इफेक्ट हुआ, और हार्ट रेट जारी बात है हाइपरटेंशन होने की वजह से बॉडी एक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म शो करती है और हार्ट रेट को कम करती है, तो हार्ट रेट कम हो जाता है। और ये हमारे पास अल्फा एगोनिस्ट की फेनिलेफ्रिन की डायग्राम आती है जिसमें हम देखते हैं कि डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ गया, सिस्टोलिक भी बढ़ गया और हार्ट रेट जो वो कम हो गया, जिसकी वजह से ये खुली खुली लाइनें इसने शो करना शुरू कर दी हैं। आप हार्ट रेट को कम शो करने के लिए एक अलग ग्राफ बना के हार्ट रेट को यूँ कम भी कर सकते हैं। ये तो आ गया हमारे पास अल्फा 1 एगोनिस्ट के बारे में। अल्फा 2 को ऐसे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उसके पैरेंटली अलग इफेक्ट्स होते हैं, ओरली अलग इफेक्ट्स होते हैं। जब हम पैरेंटली देंगे तब तो यही इफेक्ट्स होंगे, ओरली देंगे तो वो तो वक्री काम करता है, वो आपको पता है सीरियस में चला जाता है और वेजोडाइलेशन कॉज करवाया जाता है। अब बीटा की बात करते हैं। बीटा हमेशा आपके हार्ट को स्टिमुलेट करते हैं और वेजोडाइलेशन करवाते हैं। जब भी वेजोडाइलेशन करवाएंगे डायस्टोलिक कम हो जाएगा। मैंने आपको बताया था डायस्टोलिक प्रेशर का मेनली वेजोकंस्ट्रिक्शन और डायलेशन से ताल्लुक होता है। तो जब भी बीटा एगोनिस्ट या मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमने दे दिया आइसोप्रोटेरोनॉल, तो डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो तो भाईजान कम हो जाएगा। सिस्टोलिक को क्या होगा, एक तरफ तो पेरिफेरल वैस्कुलर कम हो रही है यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर को कम होना चाहिए, दूसरी तरफ हार्ट को हम स्टिमुलेट कर रहे हैं यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर को बढ़ना चाहिए। तो एक चीज़ सिस्टोलिक प्रेशर को कम करने वाली है, एक चीज़ ज़्यादा करने वाली है। सिस्टोलिक प्रेशर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, ये तकरीबन उतना ही रह जाता है, सेम तकरीबन रह जाता है। सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। अलबत्ता आप देखते हैं जो कि हार्ट आपका स्टिमुलेट हो रहा है, इसलिए आप देखते हैं पल्स प्रेशर जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है आइसोप्रोटेरोनॉल में। तो आप देखते हैं आइसोप्रोटेरोनॉल का ये आपके पास ग्राफ बनता है जिसमें हार्ट रेट इज इंक्रीज। जरिए बताया कॉन्ट्रैक्शन आपने बहुत ज़्यादा करवा दी, हार्ट रेट तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। डायस्टोलिक प्रेशर काफ़ी कम हो गया, सिस्टोलिक प्रेशर तकरीबन बराबर ही रहा है। ये डायग्राम आपके यहाँ भी आइसोप्रोटेरोनॉल की बनी हुई है जिसमें उन्होंने दिखाया हुआ हार्ट रेट कितना ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। अब नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन की बात की जाए, नॉरएपिनेफ्रिन के बारे में याद रखना, नॉरएपिनेफ्रिन अल्फा 1 अल्फा 2 और बीटा 1 पे काम करता है, जबकि एपिनेफ्रिन अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 सब पे काम करता है एपिनेफ्रिन, लेकिन नॉरएपिनेफ्रिन बीटा 2 पे काम नहीं कर पाता। हाँ, नॉरएपिनेफ्रिन को मेनली हम अल्फा एगोनिस्ट भी कह रहे होते हैं क्योंकि मेनली वो अल्फा वाले काम ही करवा रहा होता है यानी कि वेजोकंस्ट्रिक्शन करवा रहा होता है, लेकिन हार्ट के ऊपर भी काम करवाएगा। अब अल्फा जो इफेक्ट होता है वो कंपनसेटरी ब्रेडिकार्डिया करवाता था, याद है आपको, और बीटा जारी बात है हार्ट रेट को इंक्रीज करने वाली बात है। तो हार्ट रेट जो है उस पर बहुत ज़्यादा असर नहीं होता, या कह लो कि कभी कभी अल्फा वाले इफेक्ट्स बढ़ जाते हैं और कंपनसेटरी ब्रेडिकार्डिया बढ़ जाता है। तो नॉरएपिनेफ्रिन की वजह से कभी कभी थोड़ा बहुत ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, उसमें कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। नॉरएपिनेफ्रिन की ये यहाँ पर डायग्राम बनाई हुई है। अल्फा इफेक्ट्स हो गए हैं तो अल्फा वाले तो काम होंगे ही होंगे ना। अल्फा में क्या काम हुए थे अगर आपको याद हो, वेजोकंस्ट्रिक्शन हुई, डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ गया, सिस्टोलिक प्रेशर भी बढ़ गया। अब थोड़े बहुत बीटा वाले इफेक्ट्स भी डाल दो, यानी कि थोड़ा सा हार्ट वाला इफेक्ट डाल दो, थोड़ा सा पल्स प्रेशर को भी हम इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, सिस्टोलिक भी बढ़ गया, डायस्टोलिक भी बढ़ गया और पल्स प्रेशर भी थोड़ा बहुत इंक्रीज कर गया। ये होता है नॉरएपिनेफ्रिन में। और हार्ट रेट डिक्रीज कर गया क्योंकि मैंने आपको बताया था हार्ट रेट के मामले में अल्फा वाले जो इफेक्ट्स होते हैं वो थोड़ा डोमिनेट कर जाते हैं। और अल्फा के क्या इफेक्ट्स थे, वेजोकंस्ट्रिक्शन, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कंपनसेटरी रिस्पॉन्स, हार्ट रेट कम करवाना, तो वो वाले काम थोड़े से बढ़ भी जाते हैं। तो ये वाली बातें भी आपके पास कंप्लीट हो गई जनाब वाली नॉरएपिनेफ्रिन, ये सारा कुछ डिस्कस हो गया। प्योर अल्फा एगोनिस्ट क्या करवाते हैं, वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाते हैं, जारी बात है हार्ट रेट स्लो होगा। प्योर बीटा एगोनिस्ट क्या करवाते हैं, डायरेक्टली हार्ट पे जाएंगे और हार्ट रेट को इंक्रीज कर देंगे। अच्छा, ये जितने भी कंपनसेटरी रिस्पॉन्सेज है ना, यानी कि जो अल्फा वाले रिस्पॉन्स होते हैं हार्ट पे, कंपनसेटरी रिस्पॉन्स है ना, वो जो बॉडी कंपनसेट करने के लिए करती है, वो कंपनसेटरी रिस्पॉन्सेज खत्म हो जाएंगे अगर आप गैंग्लियन ब्लॉकर दोगे, यानी कि निकोटिनिक ब्लॉकर दोगे। एमसीक्यू के लिए बात बता रहा हूँ आपको मैं, बाकी अब अगर समझ ना तो फिर लंबी वाली वीडियो देख लें। मेटाबॉलिक और हार्मोनल इफेक्ट्स, सारे ये जो इफेक्ट्स होते हैं ये इनको कौन स्टिमुलेट कर रहा होता है, बीटा, और इनहिबिट कर रहे होते हैं अल्फा। तो रेनिन को भी इनहिबिट करेगा अल्फा, इंसुलिन को भी इनहिबिट करेगा अल्फा, और बस सबको, लाइपोलाइसिस को भी इनहिबिट करेगा अल्फा। जबकि अगर बीटा की बात की जाए तो रेनिन को स्टिमुलेट करते हैं बीटा 1, इंसुलिन को स्टिमुलेट करते हैं बीटा 2, लाइपोलाइसिस को स्टिमुलेट करते हैं बीटा 3। ठीक है, तो सारे स्टिमुलेट हो रहे होते हैं। अलबत्ता आप पूछेंगे इंसुलिन बढ़ रही है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस भी बढ़ा रहे हैं आपके बीटा, तो क्या होगा, बेसिकली होता यही है कि ग्लाइकोजेनोलाइसिस ज़्यादा बढ़ती है जिसकी वजह से ग्लूकोज बढ़ जाती है, और हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से फिर इंसुलिन की सिक्रेशन भी बढ़ जाती है। तो ओवरऑल अगर पूछा जाए तो ग्लूकोज बढ़ेगी या कम होगी, तो बीटा की वजह से ओवरऑल ग्लूकोज बढ़ती है। ग्लूकोज बढ़ने की वजह से पहले हाइपरकैलेमिया हो जाता है और फिर जब इंसुलिन रिलीज होती है तो इंसुलिन की वजह से हाइपोकैलेमिया हो जाता है। तो ये हो गया हमारे पास सारे जो इफेक्ट्स हमने डिस्कस कर लिए। अब हम आते हैं क्लिनिकल यूजेस की तरफ। एनाफिलैक्सिस में यानी कि एनाफिलैक्टिक शॉक में एपिनेफ्रिन को यूज़ किया जाता है और पार एंटीलेट टीके के थ्रू यूज़ किया जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखा जाए तो नार्कोलेप्सी यानी कि सोने का मसला होता है, इसको ट्रीट करने के लिए हम लोग एम्फेटामिन यूज़ करते हैं, और इसी तरह वेट लॉस के लिए भी एम्फेटामिन यानी कि इनडायरेक्ट एक्टिंग। सीएनएस में सारी बात है, डायरेक्ट एक्टिंग तो एंटर होते ही नहीं, तो सीएनएस में सारे इनडायरेक्ट एक्टिंग की ही सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे हम। तो नार्कोलेप्सी में भी यूज़ होते हैं, वेट रिडक्शन के लिए भी यूज़ होते हैं, उसके अलावा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसके लिए भी मिथाइलफेनिडेट यूज होता है। ये भी एक
फिनाइल एम्फेटामीन ही है। आई के अंदर देखा जाए तो मिड्रियासिस के लिए सारी बातें यूज होते हैं, ये जो आपके पास अल्फा 1 एगोनिस्ट होते हैं। उसके अलावा अगर कंजंक्टिवल इचिंग हो या कंजंक्टिवल एलर्जी हो तो यहाँ पे भी हम डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हैं अल्फा वाले एगोनिस्ट को, फिनाइलेफ्रिन वगैरह को हम कर सकते हैं ताकि वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाए और ये जो इचिंग हो रही थी, जो एलर्जी हो रही थी, ये कम हो जाए। ओके जी। ग्लोकोमा को ट्रीट करने के लिए एप्राक्लोनिडीन और ब्रीमोनिडीन जो कि अल्फा 2 एगोनिस्ट हैं, एप्राक्लोनिडीन और ब्रीमोनिडीन, इनको यूज किया जाता है ग्लोकोमा को ट्रीट करने के लिए। ब्रोंका में देखा जाए तो अगर शॉर्ट टर्म एस्थमा है तो शॉर्ट टर्म के लिए आपके पास शॉर्ट टर्म बीटा 2 एगोनिस्ट होंगे जैसे कि एल्ब्यूटेरॉल, मेटाप्रोटेनोल और टर्बुटालीन। और लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास होते हैं सैलमेट्रोल, फॉर्मेट्रोल, इंडाकेट्रोल, ओलेंटेरोल, विलेंट्रोल, ब्ला ब्ला, ट्रॉल। अच्छा जी, ये जो एगोनिस्ट होते हैं इनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ मिला के दिया जाता है एस्थमा को ट्रीट करने के लिए और एंटी मस्क्रीनिक के साथ मिला के दिया जाता है सीओपीडी को ट्रीट करने के लिए। उसके अलावा अगर हम कार्डियोवैस्कुलर एप्लीकेशंस पे आ जाएं तो कार्डियोजेनिक शॉक हो या सेप्टिक शॉक हो तो हम नॉरएपिनेफ्रिन देते हैं। अगर हाइपोवोलेमिक शॉक हो तो हम डोब्यूटामीन देते हैं। अगर हाइपोवोलेमिक शॉक के साथ साथ किडनी का प्रॉब्लम भी है तो हम डोपामीन देते हैं। और ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि एनाफिलैक्टिक शॉक हो तो हम एपिनेफ्रिन देते हैं। ओके की बात। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत वेजोडाइलेशन वाले काम भी होते हैं, तो कई दफ़ा हीमोस्टैटिस वेजोकंस्ट्रिक्शन वाले काम, ऊपर वेजोडाइलेशन वाले पढ़ लिए, अब वेजोकंस्ट्रिक्शन वाले काम देख रहे हैं हम। खून रोकने के लिए, यानी कि जिस तरह ये एपिस्टैक्सिस, नाक से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो तो उसको रोकने के लिए एपिनेफ्रिन वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा डी कंजेस्टेंट इफेक्ट्स भी होते हैं, जब भी वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी तो डी कंजेशन तो होगी, एलर्जी वगैरह से तो ट्रीट हम कर ही लेंगे। ओके बाद। अच्छा, ये जो होते हैं ना लोकल एनेस्थीसिया के साथ एपिनेफ्रिन दिया जाता है। आप पूछेंगे क्यों दिया जाता है? क्योंकि एपिनेफ्रिन वहाँ पे वेजोकंस्ट्रिक्शन करवा जाता है और लोकल एनेस्थीसिया को बहुत ज़्यादा फैलने नहीं देता, बहुत ज़्यादा ब्लड में जाने नहीं देता, तो इसलिए लोकल एनेस्थीसिया के साथ एपिनेफ्रिन दिया जाता है। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात भी है। और क्रोनिक ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन को ट्रीट करने के लिए मिडोड्रीन और एफेड्रीन इस्तेमाल किया जाता है। मिडोड्रीन आपके पास अल्फा 1 एगोनिस्ट होता है। पहले तो हमने 1-2 नाम ही पढ़े थे ना, असल में तो बहुत सारे नाम होते हैं, आपको याद होगा हमने अल्फा 1 एगोनिस्ट में यहाँ पे अल्फा 1 फिनाइलेफ्रिन, याद है अल्फा 1 सिर्फ फिनाइलेफ्रिन का नाम पड़ा था, लेकिन होते खैर बहुत सारे नाम हैं। वैसे आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, बीटा 3 एगोनिस्ट होता है जिसका नाम होता है मीराबेग्रॉन, और ये ओवर एक्टिव ब्लैडर को ट्रीट करने में रोल प्ले करता है। अच्छी लगी ना बात? एक और बताता हूँ आपको मैं, क्लोनिडीन की तरह एक और होता है अल्फा 2 एगोनिस्ट टिज़ैनिडीन, जो कि एक मसल रिलैक्सेंट होता है। ये भी बात अच्छी थी ना। उसके अलावा एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, पेन को ट्रीट करने के लिए आपके पास एक और ड्रग होता है, खास तौर पे जो कुछ फिब्रोमाइल्जिया में पेन को ट्रीट करने के लिए होता है, मिलनासिप्रिन। ये बातें यहाँ पे लिखी हुई, थोड़ी मैंने आपको एक्स्ट्रा बातें बता दी है, मिलनासिप्रिन। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि एंटी हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, यानी कि अगर ब्लड प्रेशर हाई हुआ है तो उसको इमरजेंसी ट्रीट करने के लिए फेनेल्डोपाम इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक D1 एगोनिस्ट है, फेनेल्डोपाम। ओके की बात। अच्छा जी, क्रोनिक ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन के लिए मिडोड्रीन वगैरह यूज कर लिए। आगे चलते हैं ड्राइव वाली, कार्डियक अरेस्ट में हम लोग एफेड्रीन देते हैं। एफेड्रीन का टिक्का लगा छोड़ते हैं भाई, इस तरह के मसले ठीक हो जाते हैं। अगर यहाँ पे कोई एनाफिलैक्सिस हुआ है, पूरी बॉडी में एलर्जी हो गई है, एफेड्रीन का टिक्का लगा दो। हार्ट रोक गया, एफेड्रीन का टिक्का लगा दो। अच्छा, AV ब्लॉक हो गया तो बीटा 1 एगोनिस्ट को बीटा एगोनिस्ट देना पड़ेगा हमें, तो आइसोप्रोटेनॉल देते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक की सूरत में। अच्छा, अगर प्रीमेच्योर लेबर हो रही है तो प्रीमेच्योर लेबर को ट्रीट करने के लिए रिलैक्सेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिटोड्रीन और टर्बुटालीन। ये भी बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं, जाहिर सी बात है। और यूरिनरी कॉन्टिनेंस को इम्प्रूव करने के लिए आपके पास ये होती है एफेड्रीन वगैरह। ठीक है जी। अब निमोनिक देखते हैं हम इन सारी चीज़ों को, सारे क्लिनिकल यूज़ को याद करने के लिए। तो निमोनिक है हमारे पास, GCU कैंप हैड अ स्नो कैंप। ठीक है, GCU कैंप हैड अ स्नो कैंप। अब हम देखते हैं कि ये सारा कुछ क्या स्टैंड करता है। G स्टैंड फॉर ग्लोकोमा को ट्रीट करने के लिए, फिर COPD को ट्रीट करने के लिए, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को ट्रीट करने के लिए, ये होगा GCU। फिर कैंप की तरफ आते हैं, C स्टैंड फॉर कंजंक्टिवल इचिंग और कंजेशन के लिए। फिर आपने एनेस्थीसिया के साथ एपिनेफ्रिन दिए थे, आपको याद होगा। फिर मिड्रियासिस के लिए आपको याद होगा अल्फा 2 दिए थे हमने। फिर पेन के लिए मैंने आपको बताया था कि मिलनासिप्रिन देते हैं। फिर आता है हैड, GCU कैंप हैड है ना, तो A स्टैंड फॉर हीमोस्टेसिस, जिसके लिए आपको याद होगा एपिनेफ्रिन दिया था हमने। फिर अल्फा A स्टैंड फॉर ADHD, इसके लिए आपको मेथाइलफेनिडेट दिया था हमने। फिर D स्टैंड फॉर डी कंजेस्टेंट, इसके लिए आपको याद होगा यहाँ पे हमने फिनाइलेफ्रिन वगैरह का जिक्र किया था डी कंजेस्टेंट के तौर पे। ठीक है, फिनाइलेफ्रिन। फिर A स्टैंड फॉर एस्थमा, शॉर्ट टर्म के लिए एल्ब्यूटेरॉल वगैरह, लॉन्ग टर्म के लिए फॉर्मेट्रॉल वगैरह। फिर स्नो, S स्टैंड फॉर शॉक, मुख्तलिफ शॉक के लिए मुख्तलिफ दवा देते हैं। नार्कोलेप्सी के लिए एम्फेटामीन देते हैं। फिर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, इसके लिए मिडोड्रीन दिया था हमने। फिर वेट लॉस के लिए हमने एम्फेटामीन वगैरह दिए थे। फिर दोबारा कैंप आता है, C स्टैंड फॉर कार्डियक अरेस्ट में एपिनेफ्रिन देते हैं। A स्टैंड फॉर AV ब्लॉक में हमने क्या दिया था, आइसोप्रोटेनॉल दिया था। फिर M स्टैंड फॉर मसल रिलैक्सेशन टिज़ाइनाडीन देते हैं हम। और P स्टैंड फॉर प्रीमेच्योर लेबर के लिए रिटोड्रीन, ये देखो लड़की का नाम लेता है मुझे तो रितो, वैसे रितो, अच्छा रिटोड्रीन और टर्बुटालीन देते हैं हम इस काम के लिए। तो ये हमने एक निमोनिक था, GCU कैंप हैड अ स्नो कैंप, जिससे आपको थोड़ा बहुत याद हो जाएगा कि क्लिनिकल एप्लीकेशंस। टॉक्सिसिटी की बात की जाए तो जो उनको नॉर्मल इफेक्ट्स होते हैं उसको बढ़ा दो तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी। अल्फा वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाते हैं और बीटा हार्ट रेट को बढ़ाते हैं।
तो ज़्यादा वेज़ोकोंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, हाइपरटेंशन हो जाएगी अल्फा की वजह से। और बीटा की वजह से क्या होगा, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, कार्डियक एरिथमियाज हो जाएंगे, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो जाएगी, इसी तरह के प्रॉब्लम्स होंगे ना। सीएनएस में तो जाते नहीं। हाँ, जो इनडायरेक्ट एक्टिंग होते हैं वो सीएनएस में भी जाते हैं, तो वो सीएनएस टॉक्सिसिटी करेंगे। थोड़ी बहुत डोज है तो नर्वसनेस, एनोरेक्सिया, इंसोम्निया करवाएंगे। अगर ज़्यादा डोज दे दिए तो फिर सीजर्स भी होते हैं, एंजाइटी, एग्रेसिवनेस, पैरानॉइड बिहेवियर वगैरह सारा कुछ होना शुरू हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बीटा 2 एगोनिस्ट हैं, जो कि हम कई दफ़ा इनहेलर्स में भी देते हैं, अगर ये ज़्यादा हो जाए तो इंसान को स्केलेटल मसल ट्रेमर्स होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये स्केलेटल मसल में भी काम कर रहे होते हैं। बाकी तो बातें हमने तकरीबन डिस्कस कर ही लिया, लेकिन अगर वो कोई बंदा इनहेलर ले रहा था, गलती से उसने ज़्यादा फालतू इनहेलर ले लिया, तो क्या होगा जी, आप कह देना भाई स्केलेटल मसल ट्रेमर होंगे। थैंक यू भाई, वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।